जय हिंद दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। तो दोस्तों निधि तिवारी अब प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बन गई हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT की ओर से जारी किए गए एक आदेश के अनुसार जो निधि तिवारी हैं वो पीएम मोदी की अब निजी सचिव बनाई गई हैं। निधि तिवारी की अगर हम बात करें तो वह 2014 बैच की IFS यानी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में ही काम कर रही थी। तो अभी तक वो PMO में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बन गई हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सचिव महासचिव डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव कौन है? डॉक्टर PK मिश्रा। और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नंबर 2 कौन है? शक्तिकांत दास। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर। कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर TB सोमनाथन। और राष्ट्रपति के सचिव कौन है? दीप्ति उमाशंकर। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में? राजेश कुमार सिंह। इसके अलावा विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। और वित्त सचिव हैं आर्थिक मामलों के अजय सेठ। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। और कानूनी मामलों की सचिव हैं अंजू राठी राणा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सचिव और महासचिव आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मियामी ओपन 2025 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जकूब मैनसिक ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। तो दोस्तों चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जकूब मैनसिक। तो उन्होंने 2025 का मियामी ओपन जीता है मेंस सिंगल्स में। बात करते हैं मियामी ओपन की, तो इसका आयोजन 18 से 30 मार्च 2025 तक किया गया है। इस बार इसका 40वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों जो मियामी ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसका आयोजन होता है मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा अमेरिका में। पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? जकूब मैनसिक जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल का विजेता कौन रहा है? आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। और उप विजेता कौन रही हैं? जेसिका पेगुला जो कि अमेरिका की हैं। टेनिस की अन्य प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे चेन्नई ओपन 2025 हुआ था अभी हाल ही में, तो इसके विजेता रहे हैं किरियन जैकबेट जो कि फ्रांस के हैं। उप विजेता रहे हैं एलियास यामेर जो कि स्वीडन के हैं। दिल्ली ओपन 2025 के विजेता किरियन जैकबेट रहे हैं जो कि फ्रांस के हैं। उप विजेता बिली हैरिस रहे हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे। बेंगलुरु ओपन 2025 को जीता है ब्रेंडन होल्ट ने जो कि अमेरिका के हैं। उप विजेता रहे हैं सेंटारो मोचिजुकी जो कि जापान के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र ओपन 2025 के विजेता रहे हैं डेलिवोर सुएरसीना जो कि चेक रिपब्लिक के थे। और उप विजेता रहे हैं ब्रेंडन होल्ट जो कि अमेरिका के थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता था मेडिसन कीस ने जो कि अमेरिका की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो ये थीम आप नोट जरूर करें। तो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, तो उसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यानी कि इस बार की जो थीम है वो हेल्थ से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव किसने दिया था? भारत ने दिया था। दोस्तों योग के जनक कौन माने जाते हैं? महर्षि पतंजलि। इन्होंने योग सूत्र की रचना की है जो कि योग दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में
इनियोचोस 2025 वायु अभ्यास में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा इसका ग्रीस। तो ग्रीस देश में इनियोचोस 2025 एयर एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है यह 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस देश में आयोजित किया जाएगा। तो जो ग्रीस का अंद्राविदा एयरबेस है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना शामिल हो रही है। तो इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान शामिल होंगे। इसके अलावा IL-78 एयर टैंकर शामिल होंगे और C-17 विमान भी इसमें शामिल होंगे भारत की तरफ से। दोस्तों, जो इनियोचोस अभ्यास है यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। तो इस बार 15 देश लगभग शामिल हो रहे हैं। तो ये देश वायुसेना कौशल, सामरिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, यानी कि सभी देश एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे। अब इसमें कुछ देश जो शामिल हो रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें इंडिया तो शामिल हो ही रहा है, इसके अलावा ग्रीस भी शामिल हो रहा है, इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, स्पेन, अमेरिका। ठीक है, और इसके अलावा कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, 2024 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। बाकी 2025 के अभी हमने 1-2 दिन पहले आपको बताए हुए हैं। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये भारत मलेशिया के बीच हुआ था, मलेशिया में हुआ था। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। बिनबैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच हुआ था, ये अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ था। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ था, अमेरिका में। सिमबैक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच हुआ था, विशाखापत्तनम में। नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच हुआ था, गोवा के तट पर। और मालाबार अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ था, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट को अभी हाल ही में प्रकाशित किया है। और इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के 47% विद्यार्थियों को स्कूल में भोजन तो मिलता है, लेकिन उसमें से कई को उचित पोषण नहीं मिलता। यानी कि भोजन तो मिलता है लेकिन उसमें उचित पोषण नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता है। इस रिपोर्ट में बच्चों के बढ़ते मोटापे और खाद्य असुरक्षा की चेतावनी भी दी गई है। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, बात करें अगर हम यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। मेंबर हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल स्थानों की संख्या कितनी हो गई है? 43। तो ये जो 43 स्थान हैं इसमें से 35 सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 प्राकृतिक श्रेणी के हैं और 1 मिश्रित श्रेणी का स्थान शामिल है। 2024 में पहली बार भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई थी और 2024 में असम के मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अभी हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया है। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में 6 स्थानों को जोड़ा है, यानी कि ये 6 स्थान ऐसे हैं जो अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से भारत में अब अस्थायी सूची में शामिल स्थानों की संख्या कितनी हो गई है? 62। तो अभी जो अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं स्थान उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है। मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर जो कि तेलंगाना में है। अशोकन शिलालेख स्थल जो कि भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। 64 योगिनी मंदिर ये मध्य प्रदेश ओडिशा में है। और
गुप्त मंदिर की बात करें तो ये भारत के कई राज्यों में है, इन्हें भी अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। और बुंदेलों के महल और किलों को भी अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें आपके हर एक एग्जाम के लिए GK को कवर किया जाएगा। बहुत ही डिटेल से कवर किया जा रहा है, तो आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाकर के। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में छूट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 200, तो आपको छूट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का गया अंतरिक्ष मिशन समाप्त हो गया है? आंसर हो जाएगा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो गया अंतरिक्ष मिशन था ये अब समाप्त हो गया है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि उसका जो गया नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था ये अब समाप्त हो गया है। ठीक है, गया का मतलब क्या है? ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो गया मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था? 19 दिसंबर 2013 को, और अब 2025 में ये मिशन समाप्त हो गया है, यानी कि अब ये मिशन काम नहीं करेगा। अब ये जो गया अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था इसका काम क्या था? तो इसका काम था जो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड हैं उनका मानचित्रण करना, उनकी इमेज लेना, उनका अन्वेषण करना, उनकी खोज करना। ठीक है, और उनके डिजाइन के बारे में बताना, ये इसका प्रमुख काम था। लेकिन अब ये गया नामक अंतरिक्ष मिशन समाप्त हो गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। दोस्तों, ये मिशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, कुछ स्पेस एजेंसी डिस्कस करते हैं। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोस्कोसमोस, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे CNSA बोला जाता है। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ESA। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या JAXA। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल कितने एशियाई शेरों की मौत हुई है? आंसर हो जाएगा 669। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने यह बताया है कि पिछले 5 सालों में भारत में कुल 669 एशियाई शेरों की मौत हुई है। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि ये जो मौतें हुई हैं ये शिकार के कारण नहीं हुई है, यानी कि इनमें से एक भी मौत शिकार के कारण दर्ज नहीं की गई है। शेर की यह जो प्रजाति है, यानी कि ये जो एशियाई शेर हैं, ये भारत के गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में गिर का जंगल एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी कि जो गिर के जंगल हैं उसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियोपेर्सिका। ये वैज्ञानिक नाम भी आप नोट कर लें। तो जो एशियाई शेर है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त घोषित किया गया है। एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें शेरों की जो मौत हुई है वो 2020 में 142, 2021 में 124, 2022 में 117, 2023 में 121 और 2024 में 165 शेरों की मौत हुई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के एल विश्वविद्यालय द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राणा दास गुप्ता को। तो दोस्तों,
भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक राणा दास गुप्ता को अमेरिका में स्थित येल विश्वविद्यालय द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। यानी कि जो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार है 2025 का, ये किसे मिला है? राणा दास गुप्ता को। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक अति पूंजीवाद, औद्योगिकीकरण, राजनीति और वर्ग की उनकी गहन आलोचना के लिए मिला है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कैपिटल, ये पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। तो इस पुस्तक के लिए ही उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल को अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया है, जो कि शांति और स्थिरता के लिए प्रदान किया गया है। समीर कनौडिया को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं। डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को विशालाक्षी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है शिक्षा में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। पहले ओडिशा बिहार और उड़ीसा प्रांत का हिस्सा था, लेकिन 1936 में ओडिशा को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ओडिशा की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी, जो कि BJP के हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा की 147 सीटें, राज्यसभा की 10, लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। यहाँ के GI टैग की बात करें तो कांति मुडी बैंगन, खजूरी गुड़ा, सिमली पाल काई चटनी, लांजिया सौरा पेंटिंग और इसके अलावा कोरापुट काला जीरा चावल, ये सारे GI टैग ओडिशा से संबंधित हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमली पाल नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क ओडिशा राज्य में स्थित हैं। चिल्का झील भी किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा का उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह हिंदू पंचांग के पहले महीने यानी चैत्र की शुरुआत में महाराष्ट्र, गोवा, दमन और उसके आसपास मनाया जाता है। दोस्तों, 2025 में गुड़ी पड़वा का त्यौहार 30 मार्च को मनाया गया है, इस बात को आप नोट कर लें। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो त्यौहार महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है, वही त्यौहार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे असम में बिहू पर्व मनाया जाता है और अम्बुबाची मेला भी लगता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है। बिहार में छठ पूजा, आंध्र प्रदेश में उगादी और ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार, मोरंग और सोलंग उत्सव मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। दोस्तों, बैसाखी जो है वो फसलों का त्यौहार है और ये पंजाबी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर मेला और बाणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो आप किस राज्य से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने अपने राज्य के जो प्रमुख उत्सव हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें। यहाँ पर मार्च 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। तो इस ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 के सारे करंट अफेयर्स की ई बुक को मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा पैकेज 100। तो ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको
ये छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 2024 की सारी करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है? मसाकी काशीबारा को। भारत में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में हुआ है? रूस। इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में भागीरथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पुष्कर सिंह धामी। किस राज्य के खिचली में 5.4 गीगावाट सौर सेल गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? गुजरात। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? स्टीव वॉ को। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? CS सेट्टी। ATP मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। NDB की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। झज्जर वछौली वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा? पंजाब। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम पंचवर्षीय योजनाएं और उसकी प्राथमिकताएं डिस्कस करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक थी, ये कृषि पर आधारित थी। दूसरी थी 56 से 61 तक, ये भारी एवं आधारभूत उद्योग पर आधारित थी। तीसरी थी 61 से 66 तक, ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। चौथी थी 69 से 74 तक, ये स्थायित्व आर्थिक विकास इसकी प्राथमिकता थी। पांचवी थी दोस्तों 74 से 78 तक, ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। और छठी 80 से 85 तक थी, इसमें रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता से संबंधित, जो कि 85 से 90 तक थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक थी, मानव संसाधन विकास पर आधारित थी। नौवीं थी 97 से 2002 तक, यह न्यायपूर्ण विकास पर आधारित थी। 10वीं थी 2002 से 7 तक, ये गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने पर आधारित थी। और 11वीं थी तीव्र एवं समावेशी विकास पर आधारित, जो कि 2007 से 12 तक थी। 12वीं थी 2012 से 17 तक, ये समपोषणीय समावेशी विकास पर आधारित थी। फिर इसके बाद दोस्तों योजना आयोग बन गया था। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मैथमेटिक्स बताया हुआ है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।